या कॉलेज के वेबसाइट्स या उनके पोर्टल्स के माध्यम से किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नेंस किया जा सकता है। तो ये इस पे मैं हम लोग किसी ना किसी रूप में कॉलेजेस की तरफ से कुछ इनिशिएटिव्स लिए जा चुके हैं, यूनिवर्सिटीज की तरफ से तो काफी कुछ प्रयास किए गए हैं जो सक्सेसफुल चल भी रहे हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज की तरफ से। तो ऐसे ही कुछ इसी विषय से संबंधित कुछ इश्यूज पे, कुछ सक्सेस स्टोरीज पे हम लोग अभी इस वक्त बात करेंगे। तो अभी मैं एक प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर रही हूँ। सो आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन, सो जस्ट बेयर विद मी फॉर। ओके फाइन। सो आज का जो मेरा विषय है वो है एजुकेशनल ई गवर्नेंस थ्रू वेबसाइट्स एंड पोर्टल। सो सबसे पहले जो थीम अपने आप में कह रहा है कि गवर्नेंस या एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से किया जा सकता है यूजिंग आईसीटी। तो सबसे पहले व्हाट इज गवर्नेंस। गवर्नेंस की परिभाषा में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना चाहूंगी क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का विषय है। बस मैं इसमें एक आपको जो इसमें एक आम भाषा में ये कहना चाहूंगी कि द रोल्स एंड ड्यूटीज विच आर कैरिड आउट बाय द गवर्नमेंट। जो विभिन्न गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा जो सेवा और सुविधाएं दी जाती हैं नागरिकों को, वो गवर्नेंस का पार्ट है, जिसमें और वो सब सेवा सुविधाएं नागरिकों को पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, उसके पास रिसोर्सेज कहाँ से आते हैं, तो वो टैक्सेस के द्वारा रिसोर्सेज जनरेट करती है, फंड्स जनरेट करती है और उसके माध्यम से नागरिकों को जरूर जो आवश्यक है वो सभी सेवा और सुविधाएं प्रदान करती है। वो सेवा सुविधा क्या है, वो जिसमें आपको कुछ चीजें जैसे कि हमारी बेसिक जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा मकान, बिजली पानी सड़क, हेल्थ सर्विसेज एंड एजुकेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो सर्विसेज मैंने आपको बताया, ये सब गवर्नमेंट एजेंसीज द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। तो क्योंकि आईसीटी का इतना ज्यादा विकास हो चुका है और उसका सभी तरफ इस्तेमाल किया जा रहा है, तो हायर एजुकेशन सेक्टर में भी इसका काफी यूज हो रहा है। तो उस प्रकार से ई गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट आया यूजिंग वेरियस आईसीटी टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज इनटू गवर्नेंस। किस प्रकार से आईसीटी का उपयोग गवर्नेंस के गवर्नमेंट एजेंसीज ने किया सेवा और सुविधा नागरिकों को प्रोवाइड करने के लिए। सो ई गवर्नेंस की डेफिनेशन एक लाइन में सिंपल वर्ड्स में मैं कहूं तो प्रोवाइडिंग facilities and services to the citizens by the government with the use of ICT। ICT के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सेवा और सुविधा नागरिकों तक पहुंचाना, इसको कहेंगे ई गवर्नेंस। एंड व्हाट इज द नीड ऑफ ई गवर्नेंस, इसलिए तो आज मुझे इसमें हम सब लोग अनुभव कर चुके हैं कि आईसीटी के माध्यम से किस प्रकार से ट्रांसपेरेंसी आई है, किस प्रकार से करप्शन पे लगाम लगी है, किस प्रकार से हमें सभी प्रकार के कार्यों में गति आई है। तो ये सब कुछ मूलभूत जो फायदे हुए उनकी वजह से ई गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट और ज्यादा पॉपुलर हुआ है। एजुकेशनल ई गवर्नेंस आज हमारा थीम है। किस प्रकार का गवर्नेंस जो है वो आईसीटी के माध्यम से हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज करेंगी। तो सबसे पहले तो हम समझ लें कि हमारी गवर्नेंस की एक्टिविटीज क्या है। वो एक्टिविटीज क्या है जिनको हम हायर एजुकेशन सेक्टर में हम ये कहेंगे कि ये गवर्नेंस में आती है। तो अगर हम ध्यान दें तो सबसे पहले हमारा जो एजुकेशन है, इट इज स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन। इसको विद्यार्थी केंद्रित जो व्यवस्था है, इसमें सबसे पहला हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है सर्विंग द स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स को हम क्या सेवा और सुविधा देंगे, किस प्रकार की सर्विसेज देंगे, तो वो एडमिशन टू माइग्रेशन, ये कुछ सर्विसेज स्टेक होल्डर्स या स्टूडेंट्स किसी भी कॉलेज से किसी भी यूनिवर्सिटी से एक्सपेक्ट करते हैं। तो अब
इन सभी सेवा एक्टिविटीज में एडमिशन टू माइग्रेशन किस प्रकार से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का और नेटवर्क इंटरनेट एंड नेटवर्क सर्विसेज का किस प्रकार से इस्तेमाल किया जा सकता है या किया जा रहा है। यूज ऑफ आईसीटी इन एजुकेशनल ई गवर्नेंस। तो एजुकेशनल ई गवर्नेंस में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग कहाँ कहाँ है। सबसे पहली बात तो जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज हैं, उनके जितने भी क्रियाकलाप दिन भर में चलते हैं किसी भी सेक्शन के द्वारा, किसी भी डिपार्टमेंट के द्वारा, वो सभी कार्यों को कंप्यूटराइजेशन करना, उनका संगणकीकरण करना, ये सबसे पहला टारगेट है ई गवर्नेंस का हायर एजुकेशन सेक्टर में। दूसरा, हमारे जितने भी रिकॉर्ड्स आज हमारे किसी भी ऑफिस में, चाहे वो एग्जामिनेशन में हो, चाहे वो एकेडमिक सेक्शन में हो, चाहे वो वित्त विभाग में हो, चाहे वो टीचर्स का अपना मटेरियल हो, टीचिंग मटेरियल हो, कोर्स हो, सिलेबस हो, ये सारा ही मटेरियल जो आज रिकॉर्ड्स में, फाइल्स में जब्त है और हमारे अलमारी में या हमारे गट्टों में बांध के फाइलों में इस वक्त रखा हुआ है, उस सभी को हमें जितना पास्ट रिकॉर्ड है, जितना पुराना रिकॉर्ड है, उसको डिजिटाइज करना होगा। चलने वाले सभी कार्यों को कंप्यूटराइज करना होगा। जितना भी रिकॉर्ड मैनुअल रिकॉर्ड हमारे पास फाइल्स में या रिकॉर्ड्स में या दस्तावेजों में रखा हुआ है, उस सबको डिजिटाइज करना होगा, सर्वर के माध्यम से उसको उपलब्ध करना होगा। और उसके अलावा हमें, क्योंकि आज स्टूडेंट्स या कोई भी नागरिक ये उम्मीद करता है, क्योंकि सबके पास में मोबाइल फोन, आज ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि सबके पास मोबाइल फोन है, आज भी ह्यूज डिजिटल डिवाइड है, आज भी हम बहुत सारा हैव्स एंड हैव नॉट्स हमारी सोसाइटी में है, बहुत से लोगों के पास में सुविधाएं हैं, बहुत से लोगों के पास में सुविधाएं नहीं है। तो फिर भी आज आईसीटी में एक ऐसा टूल है जिसकी व्याप्ति देश में सबसे ज्यादा है, वो है मोबाइल फोन्स। तो इसलिए ये, और मोबाइल फोन में स्मार्टफोन यूजर्स भी काफी, स्टूडेंट्स काफी हैं। तो इस प्रेवलेंट ट्रुथ को हम अगर यूज करते हुए, अगर मोबाइल एप्स का अगर हम निर्माण करते हैं और स्टूडेंट के मोबाइल फोन के द्वारा कॉलेजेस की और यूनिवर्सिटीज की सारी सुविधाओं को स्टूडेंट के हाथ में बिल्कुल उसके मोबाइल फोन तक पहुंचा पाते हैं, तो ये और भी ज्यादा सुविधाजनक होगा। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, एजुकेशनल ई गवर्नेंस जो आज का थीम भी है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से काफी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। और आप अब जब मैं इनके प्रोजेक्ट्स को आप देखेंगे, स्कीम्स के नाम, तो आपको ध्यान में आएगा कि आपका कॉलेज या आपका यूनिवर्सिटी भी इन सब स्कीम से किसी न किसी प्रकार जुड़ा हुआ है, अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा है, या फिर इनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहा है। जैसे कि स्वयं, हम सभी जानते हैं कि स्वयं एक मूक इंडिया का जवाब है मूक डेवलपमेंट करने के बारे में, और ये स्कीम काफी अच्छी जा रही है। दूसरा स्वयं प्रभा, जिसमें ये एनविसेज किया गया है कि जो क्लासरूम्स है उनके ऊपर एक डीटीएच डिश लगेगा, और जैसे कंट्री वाइड क्लासरूम चला करते थे वेरियस कोर्सेज के, तो रिमोटली कोई भी टीचर जो है वो पूरे देश को एड्रेस कर सकता है और अपने लेक्चर्स डिलीवर कर सकता है यूजिंग डीटीएच। कोई भी टीचर किसी भी जगह से, किसी भी इंस्टीट्यूट से जुड़कर अपने लेक्चर्स डिलीवर कर सकता है ऑनलाइन रियल टाइम तरीके से। उसके अलावा एनडीएल, आप सभी जानते हैं, ये जो सर्विसेज हैं, ये मेनली एनडीएल, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, ये इसमें नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरीज, ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है, जिसके द्वारा स्टूडेंट्स की मार्कशीट, स्टूडेंट के वेरियस डिग्रीज एंड सर्टिफिकेट्स वो एनएडी के द्वारा, यूनिवर्सिटीज एनएडी में डिपॉजिट करेंगी, इंडिया की सभी यूनिवर्सिटीज, और एनएडी के द्वारा स्टूडेंट दुनिया में किसी भी जगह से अपना एक नंबर, वो आधार नंबर भी हो सकता है, वो कोई भी एक यूनिक नंबर जो कि गवर्नमेंट जिसको अप्रूव करेगी, फिलहाल आधार के बेसिस पे चल रहा था, तो एनएडी को यूज करते हुए दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ स्टूडेंट अपनी डिग्री, अपनी मार्कशीट को एनएडी के द्वारा प्राप्त कर सकता है। नागपुर यूनिवर्सिटी 2017 से इसमें अपनी डिग्री और मार्कशीट यहाँ पे पोर्ट कर रही है, और ये सुविधा वहां प्रदान की गई है। उसी प्रकार से अगर एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से एक ईआरपी एक सर्विस है समर्थ, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आई है, तो नेचुरली ये, क्योंकि एंटरप्राइज रिसोर्स
प्रोसेसिंग मैनेजमेंट का जो सिस्टम है, बेसिकली स्टूडेंट एडमिशन, स्टूडेंट को लॉगिन प्रदान करना और स्टूडेंट से संबंधित सारी ही सर्विसेज को, सारे ही प्रकार के फॉर्म्स को ऑनलाइन करना, और इस प्रकार से ये स्टूडेंट एडमिशन टू माइग्रेशन को टेक केयर करने वाला एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है समर्थ, जो अभी टेक ऑफ हो रहा है। और बाकी ये टीचिंग से रिलेटेड, इसमें अगर मैं अब आपको कुछ अन्य मैं एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए स्कीम्स बताना चाहती हूँ। इनिशिएटिव्स टेकन बाय यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। तो गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स हुए, लेकिन ई गवर्नेंस में गवर्नमेंट स्कीम से ज्यादा इंस्टीट्यूट्स को, कॉलेजेस को या यूनिवर्सिटीज को खुद पहल करनी है, खुद आगे आके अपने कुछ कंप्यूटराइजेशन करने हैं, डिजिटाइजेशन वगैरह की मदद से, मोबाइल एप्स की मदद से। उनको जो मेनली जो डेवलप करने हैं वो है स्टूडेंट को या स्टेक होल्डर्स को सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। जैसे कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ने मैंडेट भी किया है कि most of the information which is related to stakeholders should be provided proactively using their websites। कहने का मतलब ये है कि कॉलेजेस हों या यूनिवर्सिटीज हों, वो सभी अपने वेबसाइट्स को या अपने पोर्टल्स को इतना कॉम्प्रिहेंसिव, इतना एग्जॉस्टिव करें कि स्टूडेंट्स को या स्टेक होल्डर्स को जो भी इंफॉर्मेशन उनके कॉलेज के बारे में या उसके यूनिवर्सिटी के बारे में चाहिए, वो सब किसी भी कॉलेज को कांटेक्ट किए बगैर उनके वेबसाइट के माध्यम से प्रदान हो। ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन, जिसमें कॉलेजेस, जैसे यूनिवर्सिटी है तो उसके कितने वेरियस कॉलेजेस हैं, उसके कितने वेरियस कोर्सेज कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी हैं, कितने एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, किस एफिलिएटेड कॉलेज में क्या कोर्स चलता है, उसके अलावा स्टूडेंट को क्या सिलेबस है, उस डिटेल सिलेबस वहां पर होना चाहिए, एकेडमिक कैलेंडर होना चाहिए, एग्जामिनेशन स्कीम होनी चाहिए, एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारे फॉर्म्स वहां पर अवेलेबल होने चाहिए। तो इस प्रकार से एग्जामिनेशन से रिलेटेड और हम कितना ऑनलाइन कर सकते हैं यूजिंग वेरियस डिजिटाइजेशन स्कीम्स एंड मोबाइल एप्स। तो ये सभी, इन सभी को यूज करते हुए जितना मैक्सिमम पॉसिबल इंफॉर्मेशन हमको अपने वेबसाइट पे उपलब्ध कराना चाहिए। और उसके अलावा कुछ अदर पोर्टल्स भी हैं जो कि किसी भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अगर उपलब्ध हो तो उससे और ज्यादा स्टेक होल्डर्स को इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो मैं भी आपको डिटेल में इससे नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। एक बहुत महत्वपूर्ण है ई पेमेंट गेटवे। कॉलेजेस को यूनिवर्सिटीज के साथ में इंटरेक्ट करना पड़ता है, उनको एफिलिएशन फी भरनी पड़ती है और उनके स्टूडेंट जो फी सबमिट करते हैं वो सबमिट करना पड़ता है। एट द सेम टाइम कॉलेजेस को अपने स्टेक होल्डर से इंटरेक्ट करना पड़ता है, और जिसमें कई सारा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है, जिसके लिए अभी तक बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में पाया गया है कि जब फीस की बात आती है, किसी भी प्रकार के फीस या फाइन की, तो वो अभी भी जो है ये वो बैंक या चेक्स के माध्यम से, आरटीजीएस ने इसके माध्यम से हो रहा है। तो इसमें अगर इंस्टीट्यूशंस अपना ई पेमेंट गेटवे प्रोवाइड करती हैं तो उससे होगा ये कि स्टूडेंट्स को कोई भी फॉर्म भरते वक्त फॉर्म भी वहीं भरेगा ऑनलाइन और अपनी फीस भी वहीं भरेगा, और इस प्रकार से काम फास्ट भी होगा और किसी को भी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाने की, फिजिकली जाने की आवश्यकता नहीं है। सोशल मीडिया अकाउंट्स जिसमें खास करके जो गवर्नमेंट से यूजीसी या एआईसीटी की तरफ से जोर भी दिया जा रहा है वो ये है कि सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस अपना फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट और अपना ट्विटर अकाउंट खोलें, और न कि सिर्फ ये अकाउंट खोलें बल्कि वो इंस्टाग्राम पे अपनी जो भी स्टोरीज है वो अपनी स्टोरीज हफ्ते में कम से कम एक स्टोरी डालें। जो भी आपको लगता है कि आपके इंस्टीट्यूट ने कुछ अच्छा किया है, कुछ आपका सक्सेसफुल कोई प्रोजेक्ट हुआ है या आपने कुछ ऐसा इनिशिएटिव लिया है जो आप अपने स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो वो हम इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। सिमिलरली फेसबुक पर तो आप अभी जैसे मेरा लेक्चर हो रहा है ये तो फेसबुक पे लाइव कर सकते हैं। आपके जो इवेंट्स हुए, इवेंट्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन उसको लाइव ब्रॉडकास्टिंग करने से लेकर के उसके फोटो गैलरी डाली जा सकती है, और जितने लोग उस पर ज्वाइन होते हैं उनके आप व्यूज भी वहां पर ले सकते हैं। सिमिलरली ट्विटर पे यदि कुछ ऐसी खबर है, हमें लग रहा है कि कोई र्यूमर है या वेयर इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटीज को लगता है कि उनको क्लैरिफाई करना है या उनको कोई जानकारी इंस्टेंटली अपने स्टेक होल्डर्स को देनी है जो शॉर्ट है, जो बहुत डिटेल नहीं है, तो वो हम ट्विटर जैसा एक माइक्रो ब्लॉगिंग जो फैसिलिटी है इसको हम यूज करते हुए यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस अपना ट्विटर का अकाउंट खोल के उसके द्वारा जुड़ सकते हैं अपने स्टेक होल्डर से, और उनके व्यूज भी वहां आते हैं। तो उसको भी इफ वी गो थ्रू द व्यूज ऑफ द एंड ओपिनियंस ऑफ द स्टेक होल्डर, उसके माध्यम से हम अपने आप को और ज्यादा सशक्त कर सकते हैं। अब ई लर्निंग पोर्टल्स, पहले तो इसकी ज्यादा बात नहीं की जा रही थी,
लेकिन मैं तो कहूंगी कि थैंक्स टू दिस कहते हैं ना कि जो जब मुसीबत आती है तो कुछ कुछ नए आविष्कार भी होते हैं, कुछ अच्छी बातें भी होती हैं। तो इस पेंडेमिक के चलते एक बात बड़ी अच्छी हुई है। पहले जब भी हम कहते थे कि ये एक्टिविटी ऑनलाइन कर लीजिए तो राइट अवे रिजेक्ट कर दिया जाता था, लेकिन अभी इस पेंडेमिक ने सभी लोगों को, स्पेशली टीचिंग कम्युनिटी को और एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिटी को, जो हायर एजुकेशन सेक्टर में है, उन लोगों ने बहुत भारी तादाद में आगे आकर के इसको अपनाया है और इसका इस्तेमाल अभी हम कर रहे हैं। जैसे कि अभी ये जो हमारे जो वेबिनार सीरीज हो रही है, ये भी इसके पहले कभी इंस्टीट्यूट ने इतना ज्यादा इनिशिएटिव लेके नहीं किया था। तो इसके ऑनलाइन जिस प्रकार से लोग टीचर्स अपना टीचिंग कंटेंट डिलीवर कर सकते हैं, लर्निंग एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग वेरियस LMS लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स, उससे मैं तो कहूंगी उससे कहीं ज्यादा बढ़ करके एडमिनिस्ट्रेशन इसका इस्तेमाल कर सकता है। जो ऑनलाइन मीटिंग्स है और वेरियस जो LMS के जो दूसरे फीचर्स हैं, उन जिसमें कि मीटिंग आ गया, मीटिंग के प्रोसीडिंग्स लेना आ गया, या मिनट्स लेना आ गया, एजेंडा प्रिपरेशन आ गया, तो ये सब के लिए भी वेरियस ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से कर सकता है और कर भी रहा है इस पेंडेमिक टाइम में। उसी प्रकार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जब कभी हमें अपने गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ में कोई मीटिंग लेना है, जैसे कि हमारी जैसे पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है या AICTE है, और इन मीटिंग्स के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल काफी समय से किया जा रहा है, लेकिन इसकी यदि हम इसका रीच, इसकी पहुंच को यदि हम बढ़ाते हैं, तो ऐसी बहुत सी मीटिंग्स हैं जिनके लिए हमें एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की जरूरत नहीं है, अपना टाइम बचाएंगे, अपना पैसा बचाएंगे और हम मीटिंग्स को ले सकते हैं। और एग्जामिनेशन सेक्शन में इसका इस्तेमाल यहाँ तक कि ऑनलाइन वाइवा तक लेने के लिए किया जा सकता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी इस पेंडेमिक के दौरान सामने आई हैं, इनिशिएटिव लिया है और PhD वाइवा ऑनलाइन करने, जो यूनिवर्सिटी अभी तक नहीं कर रही थी, जिन्होंने सोचा भी नहीं था कि वो नियर फ्यूचर में इसको शुरू करेंगे, अब बहुत सी यूनिवर्सिटीज आगे आई हैं और उन्होंने एग्जामिनेशन में भी बहुत बढ़ चढ़ कर ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल करते हुए अपने बहुत सारे कार्यों को वो संपन्न करने जा रहे हैं। अगली जो एक जिसे मैं कहूंगी इनिशिएटिव है, जो कि एक गवर्नमेंट की तरफ से भी वेरियस गवर्नमेंट एजेंसी भी लेंगी और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को भी लेना है, वो है डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। हर कॉलेज को, हर यूनिवर्सिटी को अपने टीचर्स का, अपने नॉन टीचिंग एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का पूरा डेटा ना कि सिर्फ क्रिएट करना है, बल्कि उसको टाइम टू टाइम अपडेट भी करते चलना है। आपने यहाँ अपने इंस्टीट्यूट में जितनी भी रिसोर्सेज हैं, फैसिलिटीज है, उसकी इंफॉर्मेशन वहां पे क्रिएट करनी है, उसको अप टू डेट करते चलना है, क्योंकि जब ये सारी इंफॉर्मेशन एक हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम में हमारे पास किसी ऑनलाइन डेटाबेस के माध्यम से अगर हमारे पास उपलब्ध होगी, तो उसको यूज करते हुए डिसीजन मेकिंग को बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। तो आपने देखा भी होगा जो DHE पुणे डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन का जो एक MIS करके सॉफ्टवेयर है, जिसमें सारे कॉलेजेस को अपना डेटा यूनिवर्सिटीज को प्रोवाइड करना, और यूनिवर्सिटी अपने बिहाफ पे कॉलेजेस का भी डेटा गवर्नमेंट को भी सबमिट कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट को भी कर रही है, और ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, MHRD को भी सबमिट कर रही है। तो ये सारा डेटा इसलिए रिक्वायर्ड है, इसका अर्थ सिर्फ आपको रैंकिंग में मदद करने का नहीं है फ्रेंड्स। MIS में जो डेटा हम वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज को दे रहे हैं, यदि वही डेटा को हम अपने खुद के इन हाउस सिस्टम, एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यदि हम क्रिएट कर लेते हैं और अपने ही सिस्टम को अप टू डेट रखते हैं, तो हमारा सिस्टम हमको डिसीजन मेकिंग में बहुत ही मदद करेगा और ट्रांसपेरेंट एंड इफेक्टिव एफिशिएंट डिसीजन लेने में हमें इसकी बहुत अच्छी मदद मिलेगी। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के कुछ अदर पोर्टल्स भी होंगे, तो उनमें जैसे ऑनलाइन कॉलेज, यूनिवर्सिटीज जो है वो ऑनलाइन कॉलेज एक बना सकती हैं पोर्टल, जिसमें कॉलेजेस को एफिलिएशन देना, फर्स्ट टाइम एफिलिएशन देना, परमानेंट एफिलिएशन देना, कॉलेजेस के टीचर्स को अप्रूवल देना, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स के टीचर्स का अप्रूवल करना। तो इस प्रकार से ये एक ऑनलाइन कॉलेज पोर्टल यदि इंडिपेंडेंटली हम बना लेते हैं, इंस्टीट्यूशंस इनिशिएटिव लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो इसमें हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी जो पहले बोर्ड ऑफ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट करता था, आज जिसको हम कॉलेज डेवलपमेंट नाम का एक जो डिपार्टमेंट नए एक्ट के तहत बना है, तो उसकी एक्टिविटीज न कि सिर्फ आसान हो जाती हैं, बल्कि ऑनलाइन होने के कारण फास्ट भी हो जाती है। सारा डेटा कॉलेजेस को जो सबमिट करना है वो ऑनलाइन माध्यम से होगा। अब देखिए, ये डेटा सबमिट करना, वेरियस प्रकार के फॉर्म भरना, ये सभी फ्रेंड्स ई गवर्नेंस में आता है।
क्योंकि हम हायर एजुकेशन सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, तो इसे कहते हैं एजुकेशनल ई गवर्नेंस। सिमिलरली जैसे कि आपने देखा है कि कुछ यूनिवर्सिटीज ने अपने पीएचडी से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज को ऑनलाइन किया है, तो उनका उसका इंडिपेंडेंट पोर्टल हम बना सकते हैं, सो दैट स्टूडेंट्स डायरेक्टली उससे कनेक्ट हो सकते हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं, जो गाइड्स हैं, और उसके अलावा ऑनलाइन स्टूडेंट ग्रीवेंसेस। पिछले दिनों कुछ 7-8 साल पहले यूजीसी से एक मैंडेट आया था कि स्टूडेंट का फीडबैक लेना आवश्यक है, नेसेसरी, इट इज अ मैंडेटरी कंडीशन टू टेक स्टूडेंट फीडबैक। हर यूनिवर्सिटी को, हर कॉलेज को अपने स्टूडेंट का फीडबैक लेना होगा। किस बारे में फीडबैक लेना होगा? सबसे पहली बात, क्या क्या रिसोर्सेज जो उनके इंस्टीट्यूट में उपलब्ध हैं, टीचिंग मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल और बाकी का इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइब्रेरी रिसोर्सेज, क्या वो उससे सेटिस्फाइड है। दूसरा, क्या उनको जो टीचिंग, जो टीचिंग मेथड है जो उनके टीचर्स अडॉप्ट करते हैं, तो हर एक टीचर के बारे में उनका क्या सेटिस्फैक्शन लेवल है, उनकी क्या उनको कहाँ लगता है कि कुछ उनकी कुछ छोटी मोटी कंप्लेंट्स मैं कहूंगी हो सकती है, या उनके सजेशन या उनके ओपिनियन हो सकते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा जो इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज के लिए खासकर जो करिकुलम जो हमने डिजाइन किए हुए हैं, उससे स्टूडेंट कितना सेटिस्फाइड है, कोर्सेज जो हमारे यहाँ चल रहे हैं उनसे वो कितना सेटिस्फाइड है विज़ावी उसकी एम्प्लॉयबिलिटी को देखते हुए, तो या उसका वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को देखते हुए, तो इन सब के बारे में फीडबैक एक स्टूडेंट फीडबैक मॉडल है। सिमिलरली अभी करीब 2-3 साल पहले स्टेट गवर्नमेंट से एक जीआर निकला था जिसमें कहा गया था कि यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस स्टूडेंट से ग्रीवेंसेस ऑनलाइन इनवाइट करेंगी, न कि सिर्फ उनको एक मॉड्यूल, एक प्लेटफॉर्म देंगी, स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, अदर स्टेक होल्डर्स ऑफ द सोसाइटी इंक्लूडिंग टीचर्स ऑल्सो, उनको एक ग्रीवेंस का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया जाएगा जिसमें स्टूडेंट को, कॉलेज के स्टूडेंट को, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट को जो भी अपने ग्रीवेंसेस है वो वहां पर फाइल करेगा ऑनलाइन। जैसे वो फाइल करेगा, इमीडिएटली वो जिसके पास में जो जीआर में लिखा हुआ है कि उसको कौन सॉल्व करेगा, 15 दिन के अंदर दोज ग्रीवेंसेस वो सभी को निर्णय, उस स्टूडेंट को बुला के उसके साथ जस्टिस किया जाएगा, उसको निर्णय दिया जाएगा। तो ये जो है एक बहुत ही अच्छी पहल हुई है जिसमें ये सब जो स्टूडेंट ग्रीवेंस पोर्टल जो बनाया गया है। सिमिलरली एक जो बैकवर्ड कम्युनिटी है उनके लिए यूजीसी ने कुछ साल पहले दिया था कि उनके यदि कुछ कास्ट या जेंडर रिलेटेड, यदि किसी के वेरियस माइनॉरिटी कम्युनिटी के कुछ कंप्लेंट्स होंगे, कुछ ग्रीवेंसेस होंगे, उसका एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एक कंप्लेंट ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये भी यूनिवर्सिटीज ने, कुछ यूनिवर्सिटीज ने किया है, एंड आई थिंक ऑल द इंस्टीट्यूट शुड कम फॉरवर्ड एंड डू इट। तो ये, एंड ऑफ कोर्स देयर इज ऑनलाइन ई लाइब्रेरी, लाइब्रेरीज के अपने इंडिपेंडेंट पोर्टल हों जिसपे वो जो भी उनका ऑनलाइन मटेरियल है, डिजिटल मटेरियल है, वो वहां न कि सिर्फ प्रोवाइड करें, बल्कि जो उनका लाइसेंस्ड मटेरियल है जो गूगल पे फ्रीली ओपन नहीं होता है, जिसको हम कहते हैं ओपन एक्सेस मोड में नहीं है, जो सब्सक्राइब्ड है, प्राइज्ड है, पेड है या सेल्फ क्रिएटेड है, या जिसे हम कहेंगे गेटेड है, तो ऐसे सारे लाइसेंस्ड या गेटेड मटेरियल को लाइब्रेरीज जो है रिमोट लॉगिन के माध्यम से अपने स्टूडेंट्स तक, अपने रिसर्चर कम्युनिटीज तक पहुंचाएं। तो ऑनलाइन लाइब्रेरी पोर्टल्स हो सकते हैं। तो देखिए, अब जब इतनी बात वेबसाइट पर सारी ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की, स्टूडेंट्स और स्टेक होल्डर्स को सारी सेवाएं प्रदान करने की, सारी सुविधाएं प्रदान करने की बात हो रही है, और उसके लिए हमारे पास माध्यम एक ही है, इंटरनेट पे वेबसाइट्स एंड पोर्टल्स। तो जब इस पर फिर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से गुड पोर्टल या गुड वेबसाइट अगर हम डेवलप करना चाहते हैं, जो कि हमारा गोल सभी का होना चाहिए, तो उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगी। पहली कैरेक्टरिस्टिक है क्रैप। क्रैप एक एक्रोनिम जो मैं यूज कर रही हूँ, उसका पहला अर्थ है करेंसी, रिलायबिलिटी, अथॉरिटी एंड पर्पस। करेंसी यानी जो इंफॉर्मेशन आपकी वेबसाइट या पोर्टल पे है, इट शुड बी अप टू डेट, अपडेटेड होनी चाहिए। दूसरी, रिलायबल होनी चाहिए। तीसरी, अथॉरिटी, आपको वेबसाइट पे ये इंडिकेट करना होगा कि ये आपका इंस्टीट्यूशनल वेबसाइट है, जैसे लोग अपना बोलते हैं दिस इज अ कॉपीराइटेड प्रोडक्ट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी और कॉलेज। तो इस प्रकार से अथॉरिटी वहां पे वेबसाइट पे दिखनी चाहिए कि ये वाकई में किसी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है। एंड पर्पस, ऑफ कोर्स, जितने भी पर्पस हैं उस वेबसाइट को लॉन्च करने के, उसके द्वारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के, वो सारे पर्पस वहां पर सिद्ध होने चाहिए। जो वेबसाइट है वो कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए इन द सेंस कि जैसा मैंने आपको बताया,
आरटीआई में जो मैंडेट किया गया है वो भी सारी प्रोएक्टिव डिक्लेरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए। सभी इंस्टीट्यूट को खुद आगे बढ़ के अपने जितने भी क्रियाकलाप चलते हैं, जितनी भी फैसिलिटी है, जितने भी कोर्सेज चलते हैं, जितनी भी स्टूडेंट रिलेटेड, स्टेक होल्डर रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, वो मैक्सिमम वहां पर अपडेटेड प्रोवाइड करनी चाहिए अपने वेबसाइट पे। वेबसाइट अगर रीजनल लैंग्वेजेस, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस अपने स्टेट में है तो वो मल्टीलिंगुअल हो, तो उसकी रीच बढ़ेगी, रेस्पॉन्सिव हो। क्योंकि फ्रेंड्स आज हम बात करते हैं कि सब लोग अपने मोबाइल फोन, स्मार्टफोन के द्वारा इंटरनेट और वेबसाइट को एक्सेस करना चाहेंगे, तो वो रेस्पॉन्सिव हो, मतलब कि जो वेबसाइट्स हो वो मोबाइल फोन पर या टैबलेट पर भी ठीक प्रकार से ओपन हो सके। ये एक चीज हो गई। देन WCAG एक जो है वेबसाइट कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइन, WCAG का फुल फॉर्म है। तो WCAG के गाइडलाइंस वेरियस गवर्नमेंट एजेंसी की तरफ से आते रहते हैं, जिसमें कि जैसे कि ब्लाइंड यूजर्स हैं या विजुअली इंपेयर्ड यूजर्स हैं, उनको भी इंक्लूड किया जाए। आपके वेबसाइट का कंटेंट इस प्रकार से हो, आपने जो इंफॉर्मेशन, सर्विसेज, इंफॉर्मेशन या अपनी फैसिलिटीज, अपने रिसोर्सेज जो आपने वेबसाइट के माध्यम से, आपकी एक्टिविटीज जो आप स्टेक होल्डर्स तक लेकर गए हैं, हमें इक्विटी का ध्यान रखना होगा। हमें कोशिश करनी होगी कि वो विजुअली इंपेयर्ड तक भी जाए। तो उसके लिए हमको बहुत सारे मार्केट में सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, तो हमें WCAG कंप्लाइंट भी होना चाहिए हमारा वेबसाइट। न कि सिर्फ ये होना चाहिए आपका वेबसाइट जो और अदर एजेंसीज की इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं, जो आपको लगता है कि जिनकी जरूरत स्टेक होल्डर्स को पड़ेगी, उनकी लिंक्स अगर आप प्रोवाइड करेंगे तो स्टेक होल्डर्स को वो इजी होगा। आपके वेबसाइट पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार में अगर एक साथ अगर 1000 लोग या 10,000 लोग लॉगिन हो गए तो वो हैंग हो गया, जिसको हम कहते हैं कि वेबसाइट की बैंडविड्थ अच्छी होनी चाहिए, सफिशिएंट होनी चाहिए, एंड ऑफ कोर्स हैक प्रूफ होना चाहिए। ये WCAG गाइडलाइन में भी दिया हुआ है। एडवांटेजेस क्या है वेबसाइट के, क्योंकि मैं बार बार ये कह रही हूँ कि जो ये मोबाइल गैजेट्स हैं, टैबलेट्स हैं, आपके जितने पर्सनल डिजिटल, जिसको हम PDA कहते हैं, पर्सनल डिजिटल आपके असिस्टेंट टूल्स हैं, ये सारे ही टूल्स ने आज ये कंपल्सरी कर दिया है कि सब जो है इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल फोन में ही अवेलेबल हो जाए। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी हो रहा है, क्योंकि मोबाइल टेलीफोनी का रीच बढ़ा है, स्कोप बढ़ा है, सो एक्सेसिबिलिटी बढ़ी है वेबसाइट एंड पोर्टल्स के माध्यम से। होगा ये कि अगर आपका वेबसाइट, आपका पोर्टल, जो कुछ मैंने गुड कैरेक्टरिस्टिक बताई है, जो कुछ मैंने उसकी गुड पैरामीटर्स बताए हैं, कुछ इश्यूज बताए हैं विच वी हैव टू टेक केयर, जो गाइडलाइंस का फॉलो करना चाहिए, अगर हमने वो सब किया है और जो उसमें क्वालिटीज डाली है, तो हम पाएंगे कि आपके इंस्टीट्यूट की एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी, आपके अपने स्टेक होल्डर तक न कि सिर्फ एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी बल्कि इंस्टीट्यूट्स की विजिबिलिटी बढ़ेगी। आप इंटरनेट पे ऑनलाइन जगत में आप ज्यादा विजिबल होंगे, आपका ऑफ कोर्स आप अपने स्टेक होल्डर्स के साथ स्पीड के साथ जुड़ पाएंगे, ट्रांसपेरेंसी आएगा, और लेसर बर्डन ऑन RTI एप्लीकेशन। जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन, जनरल पर्पस इंफॉर्मेशन यदि आप अपने वेबसाइट पे उपलब्ध करेंगे, तो आपको RTI की एप्लीकेशंस भी कम होती चली जाएंगी, और ऑफ कोर्स आपके स्टेक होल्डर पे जितना आप ऑनलाइन होंगे, जितना एक्टिविटीज को ऑनलाइन करेंगे, तो उसके माध्यम से बेहतर इंप्रेशन क्रिएट होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे फ्रेंड्स, मैंने कवर किए। तो अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आई वुड लाइक टू हैंडल इट हियर। कोई कुछ प्रश्न पूछना चाहता है? पार्टिसिपेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर डॉक्टर वीना प्रकाशे हैं यहाँ पे, अगर कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना है ई गवर्नेंस के बारे में, यूनिवर्सिटी पोर्टल के बारे में, या आपको कुछ दिक्कतें आ रही होगी, तो अभी आप प्लीज पूछ लीजिए। हेलो, यस प्लीज। हाँ मॅडम, देवगड अजय LLD कॉलेज नागपूरवरून बोलतोय। जी बोलिए। आपल्याकडे विद्यापीठामध्ये जे एक्झाम फॉर्म घेतले जातात ते आम्हाला डबल डाटा एंट्री करावा लागतो। आमच्याकडे एक्सेल फॉर्मॅट मध्ये डेटा असताना आम्हाला विद्यापीठाच्या सॉफ्टवेअर मध्ये पुन्हा डाटा टाकावा लागतो। म्हणजे हे डुप्लिकेशन ऑफ वर्क आहे। आपण ऑनलाईन करतोय, पण त्याचा विशेष फायदा स्टाफला नाही होत आहे। प्रत्येक स्टाफला प्रत्येक एजन्सीचा वेगळा पोर्टल असल्यामुळे प्रत्येक वेळेला वेगवेगळी डाटा एंट्री करावी लागते। त्याच्यामुळे मेन जो उद्देश आहे आपला ऑनलाईनचा, की डबल डाटा एंट्री करावी लागली नाही पाहिजे, तो उद्देश सॉल्व नाही होत। याबद्दल मार्गदर्शन करा। ओके, देखिए आपने जो बोला इस पर से मुझे जो समझ में आया, जो मैंने पिछले दिनों यूनिवर्सिटी में मुझे मीटिंग्स में पता भी चलता रहा है, कि आप जो कह रहे हैं कि आप एक्सेल में भी डेटा बना के आपको रखना पड़ता है अपने कॉलेज में, और आपको डेटा एंट्री भी करनी पड़ती है पोर्टल पे। ये किस लिए हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है
क्योंकि मैंने आपसे कहा कि जो हमारा कंप्यूटराइजेशन होना चाहिए, एक्टिविटीज का कंप्यूटराइजेशन किस प्रकार से होना चाहिए कि आपके डेटाबेसेस, आपके सर्वर इंस्टीट्यूट के खुद के होने चाहिए। अगर कोई आउटसोर्स एजेंसी को हमने पूरा काम दे दिया है तो फिर वो डेटा जो है उन्हीं के पास रहेगा, और कल को मान लीजिए वो आउटसोर्स एजेंसी उस इंस्टीट्यूट के साथ में किसी कारणवश, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस के कारणवश यदि वो कंटिन्यू नहीं कर पाती है, तो आपने जो डेटा सबमिट किया है वो डेटा भी इंस्टीट्यूट के पास में नहीं रहेगा। तो इसमें जिम्मेदारी बनती है पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की, जिसको आप डेटा सबमिट कर रहे हैं, कि वो जो भी डेटा आपने सबमिट किया है उसका एक बैकअप हमारे यूनिवर्सिटी के वेब सर्वर पर हो, ताकि आपको उसका डबल एंट्री ना करनी पड़े। इसका सॉल्यूशन ये है सर। एनी मोर क्वेश्चन? देखिए टाइम की कमी है, वरना मैं नागपुर यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जो जो हमने डिजिटल इनिशिएटिव लिए हैं ई गवर्नेंस में, वो आपको दिखाना चाहती थी, लेकिन क्योंकि मैं मान के चलती हूँ कि आप सब एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हैं, आप नागपुर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट देखते ही होंगे, तो वहां पे हमारे सारे डिजिटल इनिशिएटिव्स आपको पता है। हेलो। यस हाँ मैडम, मैं जयंत मास्टर बोल रहा हूँ पॉलिटी कॉलेज। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो मैडम। बोलिए सर, सुन रहे हैं आपको। हाँ तो जो अपन एग्जाम फॉर्म मैं पूछना चाहता हूँ, मैं जयंत मास्टर पॉलिटी कॉलेज से बात कर रहा हूँ कि Yes. जो अपन एग्जाम फॉर्म अपन सबमिट करते हैं यूनिवर्सिटी को, फिर वो उसमें पेमेंट के पोर्टल में जाके करते अपन, तो यहाँ से पेमेंट चला जाता है उधर, लेकिन वो पेमेंट में वो यहाँ से पेमेंट करने के बाद सेव करने के पहले दिख जाती है, सेव हो जाता, हमारे डेस्कटॉप पे सेव हो जाता, फिर हम सेव कर लेते, लेकिन वो सेव करने के बाद हम जो यहाँ से भेज देते यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे मैंने 0 आ जाता, क्योंकि फिर उसको और दोबारा करना पड़ता, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं अपन? सर ये जो आप बता रहे हैं, ये जो पेमेंट गेटवे है, ये पेमेंट गेटवे के हैंडलिंग का इशू है। ये आप जो पेमेंट सबमिट कर रहे हैं वो तो चले जा रहे हैं ना। हाँ, लेकिन वो जो प्रिंट निकलती है उसकी, तो हमें उन्हें तो आप पेमेंट कैसे कर रहे हैं? आप पेमेंट ऑनलाइन उनके, हाँ तो उनका जो पोर्टल है पेमेंट का, वो जो जाके उनको सबमिट करना पड़ता, जब ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म होने के बाद फिर पेमेंट में जाके उनको सबमिशन करना पड़ता, यहाँ से सबमिशन हो जाता है, फिर वो वहाँ से वो पेमेंट यहाँ से हो जाता है, लेकिन वो जो प्रिंट आती है ना उधर से, वो 0 आ जाता, तो उनको तो बताया तो हाँ। आप चाहते हैं कि आपको एक इमीडिएटली एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिल जाए। हाँ, क्योंकि फिर ये प्रोविजन की जा सकती है सर, पेमेंट गेटवे में ये प्रोविजन की जा सकती है कि आपको एक एसएमएस आ जाए या आपको एक ईमेल आ जाए कि आपकी पेमेंट ऐसे ऐसे सबमिट हुई है और वो प्रोसेस में है, ये किया जा सकता है सर। हाँ, वो आपको पता नहीं कि भाई हर एक बच्चे का पेमेंट करते ना, तो किसका हुआ नहीं किसका, फिर अपन को प्रॉब्लम जाता है गया कि नहीं गया। बिल्कुल, ये जैसा आप चाहते हैं उस प्रकार की एक रिपोर्ट जनरेट की जा सकती है। आपने जो फीडबैक दिया है उसको हम रिकॉर्ड पे लेते हुए उसको करेंगे। थैंक यू मैडम, थैंक यू। हेलो। यस हेलो हेलो। हाँ बोलिए। हाँ मॅडम, मी यशपाल कराडे, JM पटेल कॉलेज भंडारा. आपण म्हणतो की विद्यापीठांनी ऑनलाईन प्रक्रिया म्हणजे कम्प्युटराइज केला आहे, परंतु आपण ऍडमिशन करते वेळी जसं पहिले अगोदर या 5-7 वर्षाच्या अगोदर MKCL प्रोसेस होतं. येस. की ऍडमिशन प्रोसेस झाल्यानंतर तुम्हाला सर्व म्हणजे फर्स्ट टू लास्ट आणि त्याचा पूर्ण डाटा त्याच्यामध्ये राहत होतं, जसं की एनरोलमेंट, एक्झाम फॉर्म, तुमची मार्कशीट, हे सर्व गोष्टी त्याच्यामध्ये येत होतं. परंतु आता जे प्रोमार्स जी कंपनी आहे त्याच्यामध्ये खूप सारे प्रॉब्लेम आहेत, म्हणजे जसं त्याचा डाटा फिल आपल्याला करावा लागतो एनरोलमेंटच्या वेळेस, मग त्याच्यानंतर एक्झाम फॉर्म मध्ये पण त्याला आपण प्रोसेस करावं लागतं. तर ह्या सगळ्या गोष्टी का बरं, म्हणजे आपण एकीकडे म्हणतो की ऑनलाईन पद्धतीकडे आपण म्हणजे कम्प्युटराइज कडे वळतो, आणि एकीकडे आपण तेच म्हणजे त्याचा फायदा कॉलेजला महाविद्यालयाला कुठंच होत नाही आहे. पेपरलेस जो वर्क म्हणतो तो कुठेच दिसून येत नाही. सर आपने जो बताया है वो आपकी जो उसमें जो विवशताएं हैं, जो आपकी जो कठिनाई है, वो मैं उसके बारे में मुझे जानकारी है, और अभी आपसे जो पता चला है मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ। दिक्कतें तो हैं, देखिए हर सिस्टम में जब आप कंप्यूटराइज करने जाते हैं दिक्कतें आती हैं। आपने जो बताया एक्चुअली MKCL का सिस्टम बोला, और प्रोमार्क की जो आप अभी जो प्रेजेंट सिस्टम बोल रहे हैं, कैसा था कि एक स्टूडेंट को जैसे ही एडमिशन हुआ लॉगिन जनरेट होना बहुत जरूरी है। एक बार स्टूडेंट का लॉगिन जनरेट हो गया
तो सारा इंफॉर्मेशन स्टूडेंट को स्पेशलाइज्ड कस्टमाइज्ड इंफॉर्मेशन सर्विसेज मिल सकती हैं और एक यूनिक आईडी होना जरूरी है, जिसके कारण फिर बहुत सारा डुप्लीकेशन ऑफ वर्क बचता था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये देखिए एक ई गवर्नेंस में एक बहुत बड़ी मजबूरी क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो ये सारा एक्सपर्टीज होता नहीं है। हम सारी गवर्नमेंट एजेंसीज को इसके लिए आउटसोर्स करना पड़ता है, और आउटसोर्स एजेंसी क्योंकि वो कभी कभी उनकी कब कितने साल का उनका कॉन्ट्रैक्ट है, कब वो चेंज हो जाएंगी, तो उसकी वजह से कुछ कुछ दिक्कतें जरूर आती हैं। लेकिन मैंने उसका सॉल्यूशन भी बोला है कि हर इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी यदि खुद का वेब सर्वर बनाए, खुद का डेटा रखे, और तो उससे हमें काफी सुविधा मिलेगी। और मैं समझती हूँ कि यूनिवर्सिटी अभी इस दिशा में आगे कदम उठा रही है और आने वाले वक्त में इसका सॉल्यूशन जरूर निकाला जाएगा। मुझे लगता है क्वेश्चन तो बहुत सारे होंगे आपके पास, और हम एक्चुअली डॉक्टर वीना प्रकाश तो अभी एक नेक्स्ट मीटिंग अटेंड करनी है मैम को, इसलिए उनको जल्दी जाना पड़ेगा यहाँ से। और हम चाहते हैं कि हमारा वैलिडेटरी फंक्शन भी अभी हो जाए, तो मैं रोकूंगा आपसे, और आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी आपके क्वेश्चन है, सजेशंस है, डाउट्स हैं, आपके जितने भी क्वेश्चन, सजेशंस और डाउट्स हैं, उसके लिए हमने एक फीडबैक फॉर्म आपको दिया है, उसमें आप डाल सकते हैं। आपके हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। तो बहुत जल्दी हम शुरू कर देंगे हमारा वैलिडेटरी फंक्शन अभी इसके बाद। तो हमारे साथ जुड़ चुकी है डायरेक्टर झूलेलाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस मिसेस माधुरी वैरागड़े। हमारे आज के इस वैलिडेटरी फंक्शन के चीफ गेस्ट हम रिक्वेस्ट करते हैं डॉक्टर वीना प्रकाश मैम से जो एक्सेप्ट करें यहाँ पे, एंड शी विल बी आवर चीफ गेस्ट टुडे इन दिस शॉर्ट फंक्शन, एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द फंक्शन मिसेस माधुरी वैरागड़े। हमारे साथ हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल भी जुड़े हैं डॉक्टर नरेंद्र बाबने। मैं एज अ कन्वीनर और इंद्रानी दास शर्मा एज अ को कन्वीनर। सबसे पहले तो आप सब पार्टिसिपेंट्स का बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत ही सीरियसली और सिंसियरली इस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड किया। आपने ध्यान दिया होगा हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमने ऑलराउंड ट्रेनिंग रखने की कोशिश की, जिसमें आपको डॉक्टरों से भी मिलाया, योगा टीचर से भी मिलाया, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट से मिलाया, गूगल और एक्सेल के कुछ अच्छे मैजिक्स आपको दिखाई दिए, और यूनिवर्सिटी की जो कार्य प्रणाली है, यूनिवर्सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके बारे में यूनिवर्सिटी के जो पिलर्स हैं, जिनमें से एक डॉक्टर वीना प्रकाशे हैं, हमारे डिप्टी रजिस्ट्रार मदन साहब हैं, हीरे खान सर हैं, मुगड़े सर हैं, और हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ के जो हेड हैं, क्लरिकल स्टाफ के जो हेड है यूनिवर्सिटी में, डॉक्टर नीरज खटी, उन्होंने भी आपसे बातचीत की। डॉक्टर नानोटी एज अ प्रिंसिपल, उन्होंने आपको एटिकेट्स के बारे में भी बताया। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए, और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं आगे जाके इस पूरे ट्रेनिंग का आपको काफी फायदा होने वाला है। इससे पहले मैं मैडम से बोलूं दो शब्द बोलने के लिए, मैं आपसे दो चार चीजें बताना चाहता हूं कि अभी भी हमारे बार बार रिपीट करने के बाद भी आप में से कई लोगों ने अभी तक हमारे क्विजेस सबमिट नहीं किए हैं। तो एक चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमें सारी रिपोर्ट यूनिवर्सिटी में सबमिट करनी है, वाइस चांसलर सर के सामने सबमिट करनी है, इसलिए आप लोगों का सारा फीडबैक अटेंड करना और सबमिट करना जरूरी है, जिसके बिना आपको हम ई सर्टिफिकेट इशू नहीं कर पाएंगे। ई सर्टिफिकेट इशू मंडे से शुरू होगा, और जितने लोगों के मंडे तक हमारे पास पूरे क्विज कंप्लीटेड मिलेंगे, उनको ही हम ई सर्टिफिकेट इशू करेंगे। जो व्हाट्सएप ग्रुप में आप सब हैं हमारे साथ जुड़े हुए, वो व्हाट्सएप ग्रुप इस प्रोग्राम के बाद हम ओपन कर देंगे सभी के लिए। मतलब अभी मैसेज एडमिन का ओनली एडमिन का मैसेज था, अब सारे पार्टिसिपेंट्स भी मैसेज कर पाएंगे। तो आपकी जो भी दिक्कतें हैं आप वहां पे डालते रहिएगा, हम उसको यहाँ पे हल करते रहेंगे। हेलो, तो बिना समय गवाए मैं डॉक्टर वीना प्रकाश मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दो शब्द कहें एज चीफ गेस्ट ऑफ दिस वैलिडेटरी फंक्शन। आप सभी को आज के इस वैलिडेटरी फंक्शन में सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूंगी, और उसमें जो भौमिक सर ने जो एक इनिशिएटिव लिया और उन्होंने इससे यूनिवर्सिटी में अथॉरिटी से, वाइस चांसलर सर से और रजिस्ट्रार सर से जिस प्रकार से काफी दिनों से डिस्कशन में थे कि ऐसा कुछ प्रोग्राम लिया जाए, तो ये सरकार, ये जो इनिशिएटिव जो सर ने लिया, ये अपने आप में बहुत बड़ा सराहनीय स्टेप था। क्योंकि अभी सारे जो टीचिंग कम्युनिटी जो है, जिसमें जो लोग काफी कुछ मैं कहूंगी कि आईटी गैजेट्स को लेकर जिन्होंने अपने आप को कंफर्टेबल पाया, तो वो सब वेबिनार्स में और वेब लेक्चर्स में ज्यादा इन्वॉल्व हुए, जो कि वो भी अपने आप में बड़ी उपलब्धि रहा है और एक बहुत अच्छा एक्टिविटी रही है हायर एजुकेशन सेक्टर में। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा हमारा लेफ्ट आउट चल रहा था
क्यों हम एड्रेस नहीं कर पा रहे थे। तो मैं कहूँगी कि यूनिवर्सिटी के लिए भी एक बहुत अच्छा ये रहा कि सर ने आगे आए और सर ने हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के लिए एक बहुत अच्छा कदम उठाया कि आप लोगों को उसमें अवगत करा जाए कि कई प्रकार के, मैं समझती हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन के सारे ही एस्पेक्ट्स कवर किए गए हैं, चाहे वो एकेडमिक्स हो, चाहे वो परीक्षा हो, चाहे मैं समझती हूँ कि शायद फाइनेंस का भी किसी न किसी प्रकार से मैनेजमेंट पे, और किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट एफिशिएंट हो। यहाँ तक कि मैं हैकिंग पे भी जो लेक्चर्स हुए, मैं समझती हूँ कि सभी बहुत यूजफुल रहे। आप सभी पार्टिसिपेंट्स ने उसका भरपूर लाभ उठाया होगा, और मैं सभी आयोजकों का बहुत बहुत इसमें उनको अप्रिशिएट करती हूँ और उनको धन्यवाद करती हूँ, और इसी साथ में थैंक यू सो मच मैडम। मैडम का अनकंडीशनल सपोर्ट हमारे साथ रहा, इसलिए हो पाया। उन्होंने पूरा अपना सेंटर हमको दे दिया था, हम सुबह शाम कभी भी यहाँ आ सकते थे। मिस्टर नितिन है जो यहाँ टेक्निकल एक्सपर्ट है, उन्होंने भी हमें काफी सहायता की है। तो वो तो वोट ऑफ थैंक्स पे मैं बात करूंगा, और बहुत जल्दी ही, बिकॉज समय कम है, मैं हमारे डायरेक्टर एचआर एंड एडमिन झूलेलाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन मिसेस माधुरी वेरागड़े, जो प्रेसिडेंट ऑफ दिस फंक्शन है, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 2 शब्द कह के मार्गदर्शन करें सारे पार्टिसिपेंट्स। मैडम, ओवर टू यू। Very good morning to all of you. Am I audible, sir? Yes. Very good morning to all of you. Today's chief guest, Dr. Veena Prakashe, madam. All the dignitaries present here, convener of the program, Dr. Bhaumik, Dr. Indrani Das Sharma, and all the participants who are present over here. I am very happy to be a part of organizing institute. I have seen that all this program has been widely attended, and I came to know that around 300 persons have attended this program. यातले काही सेशन्स मी सुद्धा अटेंड केलेले आहेत, 2-3 सेशन्स, आणि आय वॉज व्हेरी हॅपी की सगळ्यांचा जो रिस्पॉन्स होता त्याला, आणि सगळे खूप पार्टिसिपेट करून क्वेश्चन आन्सर्स मध्ये पण पार्टिसिपेट करत होते आणि माहिती जाणून घेत होते. तो आय वॉज व्हेरी हॅपी की पार्टिसिपेशन खूप चांगला आहे. हा प्रोग्राम ऑनलाईन होता, इनस्पाइट ऑफ ऑनलाईन, आणि सगळे घरून कोणी अटेंड करत होते, कोणी आपल्या ऑफिसेस मधून अटेंड करत होते, पण सगळ्यांचा या जो सहभाग होता या प्रोग्राम मध्ये तो फारच छान होता. आपण इथे या सेशन मध्ये, या ट्रेनिंग प्रोग्राम मध्ये पूर्ण जे पण तुम्हाला डे टू डे ऑपरेशन मध्ये जे पण प्रॉब्लेम्स येतात, रोजच्या दैनंदिन ऑफिस काम डिलिव्हर करण्यामध्ये ज्या पण गोष्टी तुम्हाला लागू शकतात, कारण आता आपण बरेचदा ऑनलाईन, आता आपल्याला माहिती नाही आहे की किती दिवस ऑनलाईन काम करायला लागणार आहे, तर त्या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून आम्ही एक 360 डिग्रीजचा प्रोग्राम प्लॅन करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यात आम्ही काही डॉक्टर्सना पण आपल्या फिजिकल आणि सायकोलॉजिकल हेल्थची काळजी घेण्यासाठी आम्ही त्यांना पण म्हणजे इन्व्हाइट केलं होतं. आणि मला वाटतं की हा प्रोग्राम अशा टाईपचा युनिव्हर्सिटीत कदाचित पहिल्यांदाच झालेला असावा, आणि आय एम रिअली थँकफुल टू युनिव्हर्सिटी फॉर दॅट. आणि ती जी काही फॅसिलिटी आहे युनिव्हर्सिटीमध्ये ऑनलाईन अशा टाईपचा इतक्या मॅसिव्ह स्केलवर प्रोग्राम कंडक्ट करण्यासाठी, त्याची सिम्पली अमेझिंग. म्हणजे खूप छान फॅसिलिटी आपल्या युनिव्हर्सिटीत आहे, आणि त्याचा आम्ही उपयोग करून घेऊ शकलो, याचा मला फार आनंद झाला. काहीही आम्हाला प्रॉब्लेम आला नाही या प्रोग्राम करण्यामध्ये, आणि आय एम रिअली थँकफुल टू युनिव्हर्सिटी फॉर गिव्हिंग अस दिस अपॉर्च्युनिटी फॉर ऑर्गनायझिंग सच अ प्रोग्राम. नंतर पूर्ण सपोर्ट आम्हाला स्टाफचा म्हणा किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चरचा म्हणा, पूर्ण सपोर्ट आम्हाला युनिव्हर्सिटीनी दिला या सगळ्या करण्यासाठी. जे पण सगळे स्पीकर्स युनिव्हर्सिटीचे किंवा बाहेरचे, त्या सगळ्यांना पण मी खूप धन्यवाद देऊ इच्छिते, कारण त्यांनी फार आपलं व्हॅल्युएबल मोलाचं योगदान दिलेलं आहे हा प्रोग्राम चांगला होण्यासाठी. आणि आय एम शुअर की ह्या सगळ्या प्रोग्राम ज्यांनी अटेंड केला त्यांना जेव्हा आपण आता काम करू याच्यानंतर ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन पण, इन व्ह्यू ऑफ दिस कोविड, तर या सगळ्याचा फायदा होईल अशी माझी खात्री आहे. निश्चितच फायदा होणार आहे, आणि त्यामुळे तुम्हाला अगदी चांगल्या प्रकारे आणि मेंटली आणि फिजिकली जास्ती स्ट्रेस आउट न होता काम करता येणार आहे. या सगळ्या प्रोग्रामला कंडक्ट करण्यासाठी सगळ्या ऑर्गनायझर्सनी खूप महत्वाचे एफर्ट्स घेतलेले आहेत, आणि त्याचं म्हणजे इट इज ड्युली रिसिप्रोकेटेड बाय ऑल द पार्टिसिपंट्स. म्हणून ह्या प्लॅटफॉर्मवर मी युनिव्हर्सिटीला एक विनंती करू इच्छिते की सगळ्या ऑर्गनायझर्सनी आणि पार्टिसिपंट्सनी इतके प्रयत्न घेतलेले आहेत हा प्रोग्राम चांगला होण्यासाठी आणि त्यातून बरंच काही शिकण्यासाठी, तर अशा प्रोग्राममध्ये ज्या पार्टिसिपंट्सनी
पार्टिसिपेट केलं आहे त्यांना हे याला काही वेटेज देऊन जर त्यांच्या करिअर ऍडव्हान्समेंटमध्ये किंवा पुढे जर त्याचं काही वेटेज देता आलं आणि कन्सिडर करता आलं तर विल बी रिअली हॅपी की आपण जर म्हणजे ट्रेनिंग प्रोग्राम घेतला आणि तुम्ही सगळ्यांनी एफर्ट्स घेऊन आपण पण एफर्ट्स घेऊन आणि पार्टिसिपंट्सनी पण जे रेसिप्रोकेट केलंय त्याला एक काहीतरी फळ मिळेल किंवा एक चांगलं त्याचं हे होईल, कन्वर्शन होईल. At the same time, I will also like to assure university that आम्हाला हा प्रोग्राम करण्यात, अशा टाईपचे आणखीन प्रोग्राम करण्यात वी विल बी व्हेरी हॅपी टू डू. युनिव्हर्सिटी सोबत कोलॅबोरेट होऊन असे आपण आणखीन बरेच प्रोग्राम करू शकतो. आणि आम्हाला जर अशी अपॉर्च्युनिटी पुन्हा फ्युचरमध्ये मिळाली तर आय कॅन अश्युअर की आम्ही त्याचा पूर्ण म्हणजे उपयोग करून घेण्याचा प्रयत्न करू आपल्या सगळ्यांच्या फायद्यासाठी, युनिव्हर्सिटीच्या सगळ्या स्टाफसाठी आणि आपलं वर्किंग चांगलं इम्प्रूव्ह होण्यासाठी. Once again, I would like to congratulate all the organizers for successfully organizing this, because online program कुठला पण असा या स्केलवर ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गनाइज करणं इज अ हर्क्युलियन टास्क. आय नो दॅट. पण तुम्ही ते खूपच चांगल्या प्रकारे ऑर्गनाइज केलं. सो आय विल लाईक टू कॉंग्रॅच्युलेट ईच अँड एव्हरी वन ऑफ यू अँड थँक यू ऑल द पार्टिसिपंट्स अँड each and all the university officials. Thank you, man. Thank you all. Thanks. Thank you, ma'am. Thank you so much for your time. I think this is the right time to now offer my vote of thanks very quickly. So my sincere thanks goes to the Honorable Vice Chancellor of RTMNU, Dr. Chandekar, the Pro Vice Chancellor of RTMNU, Dr. Chaudhary, Registrar, Dr. Neeraj Kati, all the Deputy Registrars, Dr. Veena Prakashe Madam especially, Mr. Nitin, and my colleagues, Udani Das Sharma and Gaurav Bhusekar, for their entire effort. वो बहुत मेहनत किया उन्होंने जो इस प्रोग्राम को हमने सक्सेसफुल किया. जितने स्पीकर्स हैं उनका सिर्फ हम धन्यवाद ही अदा कर सकते हैं, बिकॉज इस कोविड टाइम में ना हमने उनको कोई अपनी तरफ से टोकन ऑफ लव दिया है, ना फ्लोरल वेलकम दिया है. तो उनसे माफी भी मांगूंगा और ये हमारी तरफ से ड्यू रहा उनके लिए, जितने भी स्पीकर्स जिन्होंने अपना समय हमको दिया है और आप सब पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने अपना कीमती समय देके ये ट्रेनिंग को सक्सेसफुल किया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद. आप जाइएगा मत, हम अभी व्हाट्सएप ग्रुप में आपसे बहुत सारी बातचीत करेंगे, तो व्हाट्सएप ग्रुप देखते रहिएगा. और आपका सर्टिफिकेट जो है 1 बजे के समय, दोपहर 1 बजे के समय मंडे के दिन आपको जरूर मिल जाएगा. उसका भी एक लिंक मिलेगा, जिस लिंक के थ्रू आपको ई सर्टिफिकेट. सो थैंक यू वन एंड ऑल. उम्मीद करता हूँ अगले प्रोग्राम में आपसे जल्दी मुलाकात होगी, अगर यूनिवर्सिटी ने चाहा तो. थैंक यू सो मच.